हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं सहिता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स पढ़ी पे। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये क्लास आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी। जैसा आप जानते हैं, हम लोगों ने श्वसन तंत्र का एक भाग पढ़ा था और आज दूसरा भाग है जो श्वसन तंत्र हम 3 कक्षाओं में पूरा करेंगे। तो आज फेफड़ों के बारे में पढ़ना है। फेफड़े किसे कहते हैं? फेफड़े किसे कहते हैं? श्वसन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है जो सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल होता है। उसे हम फेफड़े या लंग्स कहते हैं। ये फेफड़ा इसी को एक और नाम से भी जानते हैं जिसे आप कहते हैं फुफ्फुस। क्या कहते हैं? फुफ्फुस के नाम से भी जानते हैं। फुफ्फुस सिरा वो दोनों फुफ्फुस और हिस्सा किससे जुड़ा होता है? तो वो फेफड़ों से जुड़ा होता है। इस पॉइंट की अगर बात करें कि जो फेफड़ा होता है उसे गौर से देखा जाए तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। इस तरह से दिखता है। और इस संरचना के नीचे देखा जाए, इस तरीके की एक संरचना पाई जाती है। ये इस तरीके की एक संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। इसे बोलते हैं लंग्स। अब देखो, ये जो संरचना आपको दिख रही है, इस संरचना के बारे में अगर बात करें, जो लंग्स होते हैं वो एक जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी? 1 पेयर, मतलब एक जोड़ी होते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो ये कहा कहते यहाँ कहाँ होते हैं? तो ये वक्ष कुआ के अंदर होते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये वक्ष कुआ के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो होते हैं, इसके चारों ओर एक झिल्ली होती है। इसके चारों ओर एक झिल्ली होती है। क्या होती है? एक झिल्ली होती है। इन पर कौन से मेम्ब्रेन होती है? तो यहाँ पर पेरिटोनियम झिल्ली का आवरण होता है। तो फेफड़े कितने जोड़ी होते हैं? तो फेफड़े एक जोड़ी होते हैं, वृक्ष गुहा के अंदर होते हैं। इसके अंदर वृक्ष गुहा के अंदर होते हैं। अगर बात की जाए कि किसके समान दिखते हैं, तो ये स्पंज के समान दिखते हैं। किसके समान? स्पंज के समान दिखते हैं। अब देखिए, और ये डार्क रेड कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? ये डार्क रेड रंग के होते हैं, स्पंज के समान दिखाई देते हैं। और ये फेफड़े डार्क रेड कलर के होते हैं। तो फेफड़ों का रंग कैसा होता है? तो डार्क रेड होता है। याद रखना आप लोग ये पॉइंट। ये सारे पॉइंट आपको समझ आए होंगे। अब देखिए, अगला पॉइंट ये है, जो फेफड़े होते हैं ये क्या करते हैं? तो ये फेफड़ों में उपस्थित, देख लेते हैं, ये फेफड़ों में उपस्थित एल्वियोलाई, क्या? एल्वियोलाई, ये फेफड़ों में उपस्थित एल्वियोलाई हिंदी में कहते हैं वायुकोश। हिंदी में क्या बोलते हैं? वायुकोश। ये वायु कूपिकाएं नामक संरचना गैसों का आदान प्रदान करती हैं। गैसों का आदान प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? गैसों का आदान प्रदान करती हैं। अब देख लेते हैं कितनी संख्या होती है। कितनी संख्या होती है? तो 30 करोड़ अथवा 300 मिलियन प्रति फेफड़े में होती हैं। किसमें होती हैं? फेफड़े में होती हैं। आगे देखते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? तो एल्वियोलाई की बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं हम। अब यहाँ पर एक डायग्राम से वापस से फिर से समझने की कोशिश करेंगे। देख लेते हैं, डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। ये एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। जो संरचना दिख रही है, ये संरचना, ये ट्रेकिया है। ये जो जो संरचना दिख रही है, ये क्या है? ये ट्रेकिया या श्वास नली है। क्या है? श्वास नली। ये जो संरचना आपकी क्या है? तो ये लंग्स है। ये संरचना आपकी क्या है? ये जो है आपकी लंग्स है। तो ये जो नली आई है, तो ये ऐसे डिवाइड हो जाती है। ये पहली संरचना क्या कहलाती है? ट्रेकिया बोलते हैं। श्वास नली आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाती है।
ये जो ट्रेकिया है ये श्वास नली आगे चलकर कितने भागों में, 2 भागों में बट जाती है। तो ट्रेकिया कितने हिस्सों में डिवाइड हो गई, तो ये 2 हिस्सों में। पहले को बोलते हैं ब्रोकस, पहले को क्या बोलते हैं, ब्रोकस, और फिर बोलते हैं और ब्रोकस जिन हिस्सों में बढ़ते हैं उन्हें कहते हैं ब्रोकाइन, और फिर ब्रोकाइन जिन हिस्सों में बढ़ता है उसे कहते हैं हम ब्रोकियोलस। क्या बोलते हैं, ब्रोकियोलस। ये 3 हिस्सों में बढ़ता है। ट्रेकिया किस में बटेगी, तो ये ब्रोकन में, फिर आगे किस में बटेगी, ब्रोकन में, फिर आगे क्या फिर ब्रोकन में बटेगी, फिर ब्रोकाइन, फिर बटेगी ब्रोकियोलस। इसमें ब्रोकियोलस में। ये अंगूर के समान संरचना होती है। किसके समान, ये देखो, ये जो अंगूर के समान संरचना होती है, अंगूर के समान संरचना होती है, इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है, तो इन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं या वायु कोश कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि वायु का आदान प्रदान कैसे होता है। तो देख लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ एयर की बात करें तो अब जो हवा होती है ये किस रूप में चलती है, तो ये पवन या देख लेते हैं आगे। अब जो वायु का आदान प्रदान होता है जब ये हम, तो ये किसमें चलती है, तो ये पवन या विंड के रूप में चलती है। अब देखिए, वो हवा होती है जो उच्च वायु दाब में, वो जो हवा होती है वो उच्च वायु दाब से कहाँ जाती है, निम्न वायु दाब की ओर। कहाँ जाती है, निम्न वायु दाब की ओर। इंग्लिश में कहते हैं हाई प्रेशर से कहाँ जाती है, तो लो प्रेशर में जाती है। हाई प्रेशर से कहाँ जाती है, लो प्रेशर में जाती है। किसमें जाती है, लो प्रेशर में जाती है। आप देखते हैं, आगे देखते हैं। देखो यहाँ क्या कि वायु का आदान प्रदान कैसे होता है, जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ा द्वारा अंदर का दाब प्रेशर बाहर की तुलना को कम कर लेता है। क्या करता है, तब फेफड़ा द्वारा अंदर के का दाब बाहर की तुलना में कम कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, कम कर लिया जाता है। अगला पॉइंट ये है, जब हम सांस छोड़ते हैं तब अंदर का ताप बाहर की तुलना में ज्यादा होता है। अब देखो, एक्सचेंज ऑफ, अब देख लो, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 लंग्स के अंदर एल्वियोलाई वायु कोश वायु कूपिकाएं द्वारा ये कार्य होता है। यहाँ क्या होता है, जो एल्वियोलाई होता है, यहाँ जो एल्वियोलाई होता है, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई वायु कोश कूपिकाएं द्वारा ये कार्य होता है। अब ये जो एल्वियोलाई दाब की एल्वियोलाई जो है होती है, ये क्या करेगी, तो ये जब सांस ले रहे होते हैं तब अंदर के फेफड़े क्या करेंगे, तो अंदर के फेफड़े अंदर का दाब कर सकते हैं, इसीलिए हम सांस ले पाते हैं। इसलिए जब हम सांस छोड़ते हैं तो इसी प्रेशर के बीच एल्वियोलाई होता है, इसी प्रेशर के बीच क्या होता है, एल्वियोलाई होता है। क्या होता है, एल्वियोलाई होता है। एल्वियोलाई दाब के कारण O2 को रखते तथा ब्लड में मिला देते हैं। किसमें मिला देते हैं, ब्लड में मिला देते हैं। अब देखिएगा, ब्लड में मिला देते हैं। एल्वियोलाई CO2 को दाब के कारण निकाल देते हैं। जो ब्लड ऑक्सीजन मिला रहा है, उस ब्लड में पहले क्या था, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया, किसने, एल्वियोलाई ने। अब देखते हैं, एल्वियोलाई ने
किस कारण? तो ये सब प्रेशर के कारण हो रहा है। किसके कारण? प्रेशर के कारण। अब गैस का क्रम नंबर 1 देख लेते हैं। गैस का क्रम नंबर 1 देख लेते हैं हम। नंबर 1 पे आता है नाइट्रोजन, नंबर 2 पे ऑक्सीजन, नंबर 3 पे हमारा आता है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। तो जब हम सांस लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं, जब हम सांस लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं, तो दोनों समय क्या इफेक्ट होगा? तो किसके ऊपर? गैस के ऊपर वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी होती है? तो 78% नाइट्रोजन होती है। कितनी होती है? 78%। और ऑक्सीजन की बात करें तो ये होती है 21%, मतलब 21%। और 0.03% क्या होता है? तो ये होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन जब हम सांस लेते हैं तो प्रेशर के कारण हम किसको रखते हैं? ऑक्सीजन को रखते हैं। मतलब सांस लेने में सबसे ज्यादा कौन सी गैस ली जाती है? नाइट्रोजन। और छोड़ी भी कौन सी जाती है? नाइट्रोजन। 78% ली जाती है और 78% छोड़ी भी जाती है। क्या की जाती है? छोड़ी भी जाती है। अब देखते हैं 78% सांस लेने अनुसार कौन सी गैस रखी गई? ऑक्सीजन। यहाँ 17% छोड़ी गई, यहाँ 17% छोड़ी गई। यहाँ ऑक्सीजन का 4 पॉइंट मतलब 4% O2 का उपयोग करती है। क्या करते हैं? 4% O2 का उपयोग करते हैं। तो लौटाई क्या? तो 4% CO2 लौटाई। 4% CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लौटाई जाती है। पर रेशियो क्या यहाँ हो जाएगा? तो 4.03%। 4.03%। इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ कितने प्रतिशत का डिफरेंस आया? तो 4% का। परसेंटेज अपने आप में कितना होता है? 100%। 100% होता है। इस चार्ट को फिर से समझाती हूँ। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना है? तो नाइट्रोजन 78% है। और ऑक्सीजन कितनी है? तो 21% है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, वो कितनी है? तो 0.03% है। अब जब हम सांस इसी रेशियो में लेंगे तो वायुमंडल में छोड़ते समय क्या होगा? 78% नाइट्रोजन छोड़ेंगे और 70 और देख लेते हैं 17% ऑक्सीजन और 4.03% क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देख लो, सांस लेते समय सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन ली जाती है। पहला पॉइंट, सांस छोड़ते समय सर्वाधिक गैस कौन सी ली जाती है? नाइट्रोजन। मतलब कितनी? 78% ली जाती है और 78% छोड़ी जाती है। सांस लेते समय O2 को रखा जाता है तो 21% में 4% रख ली जाती है। फिर अगला जीवनदायक प्राणदायनी, आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं, सांस लेते समय सर्वाधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन ली जाती है। और सांस छोड़ते समय नाइट्रोजन 78% छोड़ी भी जाती है। सांस लेते समय O2 को रखा जाता है और 21% में 4% रख ली जाती है। अब देख लेते हैं, जीवनदायक प्राणदायिनी गैस कौन सी है? कौन सी है? तो ये हो जाएगी O2। O2। सांस छोड़ते समय किन गैस की मात्रा बढ़ जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की। मतलब देख लेते हैं हम कितनी। तो सांस छोड़ते समय किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, मतलब CO2 की। तो 0.03 से 4.03% हो जाती है। कितनी हो जाती है? 4.03% हो जाती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी? रक्त की। किसकी बात करते हैं? रक्त की। तो देख लेते हैं, रक्त में O2, रक्त में O2। तो अब
सभी जानते हैं कि रक्त के अंदर क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन अभी बताया कि रक्त में O2 चली जाती है, तो रक्त के अंदर जो O2 गई वो किससे जुड़ती है, तो वो हीमोग्लोबिन। ये जो ऑक्सीजन ये किससे क्रिया करती है, तो हीमोग्लोबिन के साथ क्या कर बनाती है, तो ये बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाती है, ऑक्सी हीमो क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब जो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, ये क्या है, तो ये अस्थाई यौगिक है। क्या है, अस्थाई यौगिक है। इसका मतलब ये है हमारी सेल को जब जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तब तब ये इससे दोस्ती तोड़ देगा, इससे दोस्ती तोड़ देगा। तो कौन, हीमोग्लोबिन। तो रक्त में हीमोग्लोबिन किसको जोड़ता है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को, जैसे वो क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। किसी कोशिका को अगर जरूरत पड़ती है तो तुरंत उसे ऑक्सीजन देता है और वापस पहुंचता है फेफड़ों के पास। दूसरा पॉइंट है, इसी हीमोग्लोबिन से इसी हीमोग्लोबिन से इसी हीमोग्लोबिन से कौन क्रिया करता है, इसी हीमोग्लोबिन से कौन क्रिया करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब CO बोलते हैं। अब ये CO कहाँ कहाँ होता है, तो पहले तो समझ लो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये सिगरेट के धुएं में होता है। किसमें होता है, सिगरेट के धुएं में। और दूसरा है हमारा पॉइंट, कार के धुओं में होता है, धुएं। और हम देख लेते हैं, और हमारा अगला पॉइंट है, प्रदूषित शहरों में भी क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इन सब जगहों में कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी, और जब मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करेगी तो ये हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करेगी तो ये प्रोडक्ट बनता है। इसे कहते हैं हम कार्बोऑक्साइड हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन। और ये स्थायी यौगिक है। ये क्या है, स्थायी यौगिक, मतलब क्या है, परमानेंट कंपाउंड। परमानेंट कंपाउंड। आगे देखते हैं, परमानेंट कंपाउंड। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं, तो इसे हम दम घोटू गैस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, दम घोटू गैस भी कहते हैं। अब आगे बात करते हैं हम, दम घोटू गैस भी कहते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का परिवहन जब हीमोग्लोबिन करता है तब वह स्थायी यौगिक बनता है। क्या बनता है, स्थायी यौगिक बनाता है। तथा कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सिगरेट के धुएं में और कार के धुएं में, प्रदूषित शहरों में ज्यादा होते हैं। इसमें होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।